अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, कैसी हैं आप? ठीक है बीबी जान, हमारा टॉपिक है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट ने लिखा था। किसने? टी.एस. इलियट, जिसका फुल नाम है थॉमस ईस्टर्न इलियट। इसने ये ऐसे 1919 में लिखा था और 1920 में इसका एक बुक है द स्केयर्ड वुड, उसमें इंक्लूड किया गया। इस ऐसे से बेसिकली हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट वर द थॉट्स ऑफ टी.एस. इलियट अबाउट लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है। और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे है, इसको 3 जगहों पर डिवाइड किया गया है। उनमें सबसे पहला है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री, थर्ड है कंक्लूजन। ठीक है। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। उसमें सबसे पहला हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन। व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन? अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, ट्रेडिशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें? पोइट्री में। इसके इंपॉर्टेंस किस चीज में है? पोइट्री में है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट कहता है कि पोइट्री इज नॉट जस्ट ग्रेट बिकॉज ऑफ यूनिकनेस एंड ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ ग्रेट नहीं है, बल्कि ट्रेडिशंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट राइटर्स की वजह से भी, पोइट्स की वजह से भी ग्रेट है। ठीक है, समझ आ गया? सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस की वजह से ग्रेट नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट पोइट्स एंड ट्रेडिशंस की वजह से भी एक पोइट्री ग्रेट होता है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। ठीक है, ये हमारे पास पहला हेडिंग था। दूसरा हेडिंग है द लिटरेरी ट्रेडिशन। आपका टी.एस. इलियट कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसिवली पास्ट को कॉपी नहीं करना है। मतलब कि जितने भी पोइट्रीज थे, राइटर्स थे, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको कॉपी नहीं करना है, बल्कि एक्टिवली हमने उनसे सीखना है और न्यू चीजें क्रिएट करना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। द लिटरेरी ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, we do not have to passively copy the past but actively have to learn from the past and create new things। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड हेडिंग द लिटरेरी ट्रेडिशन। थर्ड है द डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। टी.एस. इलियट कहता है कि जो ट्रेडिशन है ये डायनेमिक है, मींस ये चेंज होता है डे टू डे, टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर। मतलब ये चेंज होता है, ये स्टैटिक नहीं होता। ट्रेडिशंस स्टैटिक नहीं होते, चेंज होते जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। ये हमारे पास क्या था? थर्ड हेडिंग था। फोर्थ हेडिंग है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, क्रिटिसिज्म का मेन फंक्शन ये है कि ये हमें हेल्प करता है न्यू वर्ड्स को समझने में। कैसे हम न्यू वर्ड्स को क्रिटिसिज्म के जरिए समझते हैं? न्यू वर्ड्स को हम जो ओल्ड वर्ड्स है उनके साथ कंपेयर करते हैं, देन हम इनको समझते हैं। ठीक है, ये पहला फंक्शन है क्रिटिसिज्म का। और दूसरा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का ये है कि ये क्या करता है? सोसाइटी को बेटरनेस की तरफ ले जाता है, इम्प्रूवमेंट ले आता है। किसमें? सोसाइटी में। ये दूसरा फंक्शन किस चीज का है? क्रिटिसिज्म का है। जो मेन फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। गॉट दैट? और चौथा हेडिंग यही था। पांचवा हेडिंग है सेंस ऑफ ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, हमें क्या होना चाहिए? ट्रेडिशंस का हमें सेंस होना चाहिए। हमें इस चीज का सेंस होना चाहिए कि कौन से की आइडियाज है जिन्होंने पोइट्री को शेप दिया। ठीक है, इन चीजों का हमें सेंस होना चाहिए। अब की आइडियाज जो पोइट्री को शेप देते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो फेमस पोइट्स हैं और उनमें हम ये चीजें देखें, बल्कि लेसर नॉन पोइट्स को भी हमने देखना है। शायद हमें की आइडियाज मिले जो जिन्होंने क्या किया है? पोइट्री को शेप दिया है।
फॉर एग्जाम्पल अभी हम पास्ट का बात करें तो जोफ्री चौसर, जॉन मिल्टन, हम इनको देखेंगे ना कि आइडियाज के लिए। कहता है कि जो लेसर नॉन पोइट्स है उनको भी देखो, शायद आपको की आइडियाज मिले जो पोइट्री को शेप देते हैं और दे चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास था पांचवा हेडिंग। और छठा हेडिंग हमारे पास है वर्क्स ऑफ आर्ट, देयर परमानेंस। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, जो ग्रेट वर्क्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट होते हैं फॉरएवर। समझ आ गया? इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल और परमानेंट होते हैं फॉरएवर। कौन से वर्क्स? ग्रेट आर्ट्स, ग्रेट वर्क्स। समझ आ गया? और लास्ट वन है अवेयरनेस ऑफ द पास्ट। विलियम टी.एस. एलियट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? पास्ट का इल्म होना चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द पास्ट इफ वी वांट टू बी गुड और बेटर राइटर्स। हम मतलब कि बेटर अच्छे पोइट्स बनने के लिए, अच्छे राइटर्स बनने के लिए हमें पास्ट का अवेयरनेस होना चाहिए, ट्रेडिशंस का अवेयर होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का हमें अवेयरनेस होगा देन हम क्या कर सकेंगे? अच्छे पोइट्स बन सकेंगे, अदरवाइज खुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, ये हमारे पास था सबसे पहला पार्ट जिसमें हमने 7 हेडिंग्स को डिस्कस किया। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन, द लिटरेरी ट्रेडिशन, द डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, sense of tradition, works of art, their permanence and awareness of the past। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। इसमें सबसे पहला हेडिंग है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। क्या है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री? अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, जब आप मतलब पोइट्री लिखते हो तो आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को साइड पे रखो। ठीक है, आप क्या करो? पर्सनल फीलिंग्स को साइड पे रखो, आप फोकस करो ट्रेडिशंस पर। ट्रेडिशंस का हेल्प से आप क्या करो? पोइट्रीज लिखो, अपने फीलिंग्स को साइड कर लो, उनको क्या कर लो? एक्सटेंड कर लो, खत्म कर लो। ठीक है, ट्रेडिशंस पर फोकस करो। ठीक है, और दूसरा बात, इन अ फिलोसफिकल वे में आपको समझाऊं, यही कहता है कि आप ऑब्जेक्टिव बनो, सब्जेक्टिव नहीं बनो। सब्जेक्टिव मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते, ये नहीं, ऑब्जेक्टिव बनो, ट्रेडिशंस को देखो, पोइट्स को देखो, देन क्या करो? पोइट्रीज लिखो। ठीक है, ये था सबसे पहला हेडिंग इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। दूसरा हेडिंग है द पोएट्रिक प्रोसेस। क्या है? द पोएट्रिक प्रोसेस में आपका टी.एस. एलियट कहता है कि poet's mind is like a catalyst that helps create new poetry by combining emotions and experiences। टी.एस. एलियट कहता है कि पोइट्स का जो माइंड है वो कैटलिस्ट की तरह है। वो क्या करता है? न्यू पोइट्री क्रिएट करता है बाय कंबाइनिंग इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस को क्या करता है? मिक्स करके न्यू पोइट्रीज बनाता है। कौन कहता है? आपका टी.एस. एलियट कहता है। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड हेडिंग द पोएट्रिक प्रोसेस। अब उसमें थर्ड हेडिंग हमारा है, थर्ड हेडिंग है फीलिंग्स एंड इमोशंस। टी.एस. एलियट कहता है कि आपकी जो पोइट्री है वो फीलिंग एंड इमोशंस को मिक्स करने से, फीलिंग एंड इमोशन से पोइट्रीज क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इसने क्या किया? फीलिंग्स एंड इमोशंस को डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, तो हम यही समझ सकते हैं कि फीलिंग्स एंड इमोशन से पोइट्री क्रिएट हो सकता है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। ठीक है, पोइट्री एज ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास फोर्थ हेडिंग है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, पोइट्री इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स इन अ गुड वे। कहता है कि पोइट्री लिखने से पहले एक पोइट क्या करता है? वो आपका जिसको एक्सपीरियंसेस है, थॉट्स है, इनको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है इन अ गुड वे। ठीक है, और इसका यही कहना है कि जो ग्रेट पोइट्रीज होते हैं, जो मतलब कि हाई क्वालिटी की पोइट्रीज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीलिंग से, स्ट्रॉन्ग इमोशन से नहीं लिखे जाते, बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से लिखे जाते हैं। कहता है कि जितने भी ग्रेट पोइट्स है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशन से नहीं लिखे गए, बल्कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से लिखे गए। जितना इसके अकॉर्डिंग, इसका यही कहना है कि जितना आप चीज़ों को वेल स्ट्रक्चर करके लिखेंगे तो आपका पोइट्री उतना अच्छा, बेहतर बनता जाएगा। और अगर आप इनको वेल स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, इनका कोई फायदा नहीं। ठीक है,
ये हमारे पास था चौथा हेडिंग पार्ट 2 का, और पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। और अब पार्ट 3 कंक्लूजन में सबसे पहला हेडिंग आर्टिस्टिक इमोशंस, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, जो आर्टिस्टिक इमोशंस है वो पर्सनल इमोशन से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आर्टिस्टिक इमोशंस है वो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, लाइक रीडिंग बुक्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इन चीज़ों से आर्टिस्टिक इमोशंस आते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन में आपका जो टी.एस. इलियट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ डिसएग्री करता है। जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि इमोशंस, इट मींस पोएट्री इज रिटन इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि आप विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि आप क्या करो, सुकून के साथ मतलब अकेले बैठ जाओ तो आप क्या करो, मेमोरीज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को रिकॉल करो और पोएट्री लिखना शुरू करो। ये कहता है, इस चीज को रद्द करता है, रिजेक्ट करता है। कहता है कि जब आप पोएट्री लिखने बैठ जाते हैं तो उस वक्त आपके पास मतलब कि ना मेमोरीज होते हैं, ना इमोशंस होते हैं, ना एक्सपीरियंसेस होते हैं, बल्कि एक कंसंट्रेशन होता है जिसके तहत आप एक पोएट्री लिखते हो। ठीक है, ये हमारे पास था पहला हेडिंग कंक्लूजन का। दूसरा है पोएटिक एज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी और पर्सनल फीलिंग्स। यहाँ पे ये वही सेम बात को कंक्लूड करता है अपना बात को कि क्या करना है, अगर आप एक पोएट्री लिख रहे हो तो आप क्या करो, अपना पर्सनल फीलिंग्स है और पर्सनैलिटी उसको एस्केप करके ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाकर ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स को देखकर आप एक पोएट्री लिख लो। यहाँ हमने क्या किया, अपना टॉपिक कंक्लूड किया। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया।